वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह विरासत एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, विरासत एकेडमी में सीयूटी यूजी के लिए, सीयूटी पीजी के लिए तैयारी करवाई जाती है और इसमें विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, गणित, विज्ञान, इसके अलावा कॉमर्स से संबंधित जो विषय है, इन सब का प्रॉपर वे में तैयारी करवाया जाता है। विरासत एकेडमी से आप सब लोग जुड़े और अपने भविष्य को सिक्योर करें। हमारे टीम के द्वारा विभिन्न विषयों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, वो भी बिना किसी शुल्क के। आपको यहाँ पे हर एक मैटर प्रोवाइड किया जाएगा। हम सभी का प्रयास है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर दे सके। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था राष्ट्रपति के बारे में। ओके, जैसा आपको पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा किया था। हम लोगों ने जाना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने यह भी जाना था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति को वेतन और भत्ता कितना मिलता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है और राष्ट्रपति के प्रमुख अधिकार क्या क्या हैं और उनकी शक्तियां क्या है, इसके बारे में चर्चा किया था। हम लोगों ने चर्चा किया था बेसिकली राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन अधिकार एवं शक्तियां हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार एवं शक्तियों के बारे में बात करेंगे। संकटकालीन शक्तियों से तात्पर्य यह है कि जैसे हमारे देश में कोई इमरजेंसी आ गई तो उस दौरान राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, उसके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। इसमें भी सबसे पहले हम यह देखेंगे कि राष्ट्रपति को संकटकालीन जो शक्तियां प्राप्त है उसका वह प्रयोग कब करता है। अनुच्छेद 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की घटना होने पर
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह उल्लेख है कि यदि भारत में या उसके किसी राज्य क्षेत्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार पूरे भारत में या उसके किसी एक राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है तो आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन भारतीय संसद द्वारा एक महीने के अंदर कर देना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है तो यह आपातकाल संसदीय अनुमोदन के आधार पर 6 महीने करके अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो जो पूरा हमारा भारतीय संघीय ढांचा है वह एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, अर्थात भारत में एकात्मक शासन की व्यवस्था देखने को मिलती है। एकात्मक शासन से मतलब यह है कि सारी की सारी जो शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है, राज्य के पास अपनी शक्तियां न के बराबर होती है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा करने के बाद वह निम्नलिखित कार्य करता है। संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति शामिल है वह राज्य की कार्यपालिका को कोई भी निर्देश दे सकता है। आइए एक एक करके देखते हैं। संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को शासन संबंधी कोई भी आदेश जारी कर सकती है। नंबर 2 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के राष्ट्रपति संसद से यह गुजारिश कर सकते हैं कि राज्य सूची के जितने भी विषय है, जैसा मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, क्योंकि जब संशोधन संविधान में हुआ था तो जो मूल संविधान में 47 विषय समवर्ती सूची में थी, राज्य सूची में 66 विषय था, 5 विषय समवर्ती सूची में ला दिए गए, तो समवर्ती सूची की संख्या 52 हो गई और जो राज्य सूची के विषय हैं वह 66 से 61 हो गए। राज्य सूची के विषय जो समवर्ती सूची में आए उसमें प्रमुख रूप से शिक्षा है, इसके अलावा परिवार कल्याण है। ऐसे करते हुए 5 विषय समवर्ती सूची में चले गए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए अधिकारी होती है। संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर
कानून बनाना। तीसरा, हम देखते हैं जब भी युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। उस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो करों का बंटवारा होता है, और यह कह ले कि जो फंड का बंटवारा होता है, उसके बनाए गए नियम को राष्ट्रपति बदल सकता है, स्थगित कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच करों, वित्त के बंटवारे का नियम स्थगित करना। इसके अलावा क्या होता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा होने के बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या उसको लागू कराने के लिए नियम को स्थगित कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब याद रखिएगा। आर्टिकल 359 के अकॉर्डिंग जो भारत का राष्ट्रपति है वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए या उसकी प्राप्ति के लिए या उसकी रक्षा के लिए राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। अच्छा, यहां पे स्थगन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान या चाहे कि उसका जो मौलिक अधिकार है उसको वह न्यायालय, चाहे वह उच्च न्यायालय हो चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय, उसमें जाकर के उसको लागू करवाए, ठीक। तो ऐसे में राष्ट्रपति, जब व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए या लागू करवाने के लिए प्रार्थना पत्र देने जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति, जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में देता है, उसके प्रार्थना पत्र देने के अधिकार को स्थगित कर सकता है। यह राष्ट्रपति के पास संकटकालीन अधिकार प्राप्त है, ठीक है। मूल अधिकारों की प्राप्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट अब्लिक हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने के अधिकार को स्थगित करना, ठीक है। उम्मीद है कि यह पॉइंट अनुच्छेद 359 के अनुसार आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं। जब भारत में अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 स्वतंत्रताएं जैसे यहां आप देख लीजिए वह 6 स्वतंत्रता कौन कौन सा है।
4 5 6। सबसे पहले है भाषण एवं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, शांति पूर्ण से सभा करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, लास्ट व्यापार करने की स्वतंत्रता। यह सभी अनुच्छेद 19 में वर्णित जो स्वतंत्रताएं हैं, जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, तो अपने आप ही यह सारी स्वतंत्रताएं जो व्यक्ति को प्राप्त होती है उसका स्थगन हो जाता है, या यूँ कहे कि उनसे यह स्वतंत्रताएं छीन ली जाती है, या यह स्वतंत्रताएं अपने आप ही खत्म हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है, CUT UG के एग्जाम में और PG के एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो आपको याद रखना है टोटल 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। इसमें भी आपको याद रखना है क्या क्या है, सबका नाम याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आपको यह भी जानना है कि भारत में अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। चलिए आइए देखते हैं कि वह सन कौन कौन सा है जब अनुच्छेद 352 के तहत भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहले है 1962 ईस्वी में, जब चीन ने भारत के नेफा और लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण किया था। 1962 में चीन द्वारा भारत के नेफा व लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको यह याद रखना है। दूसरा हम देखते हैं 1965 का सन याद करिए, जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। आपको यह पता है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद 1965 में भारत पर आक्रमण किया था। तो 1965 में भी 1965 में
पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक किया था उस समय भी भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तीसरा आपातकाल हम देखते हैं 26 जून 1975 में 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के नाम पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय किया गया था। ठीक है, आपको यहां पे एक चीज और क्लियर कर दें कि भारत में 44वें संवैधानिक संशोधन 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया कि भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी। आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न किया जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यह देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग किस तरीके से राज्यों में आपातकाल की घोषणा करता है और उस द्वारा उसको क्या क्या शक्तियां प्राप्त होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होने पर भारत के राष्ट्रपति को यह संकटकालीन अधिकार प्राप्त है कि वह
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार जब उसको यह ज्ञात हो कि राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल द्वारा लिखित प्रतिवेदन पे भारत का राष्ट्रपति पर्टिकुलर राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब भारत का राष्ट्रपति किसी पर्टिकुलर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा करता है, तो केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद द्वारा 2 माह के अंदर उसका अनुमोदन अर्थात आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे आपातकाल की घोषणा जब राष्ट्रपति करते हैं तो संसदीय अनुमोदन 2 माह में हो जाने के बाद 6 माह करके केंद्रीय व्यवस्थापिका संसद अधिकतम 3 वर्ष तक 3 वर्ष तक राज्य में आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि राज्यों में अधिकतम कितने वर्ष तक आपातकाल की घोषणा होने पर हो सकता है, आपातकाल की घोषणा होने पर हो सकता है, या ये कहें कि राज्यों में अधिकतम कितने वर्ष तक आपातकाल लागू रह सकता है, तो वह अधिकतम अवधि कितनी है? 3 वर्ष। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल की घोषणा करता है, तो उस दौरान राष्ट्रपति के क्या पावर हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य अर्थात जिस राज्य में आपातकाल की घोषणा की गई है उस राज्य की समस्त शासन शक्ति अपने हाथ में लेना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस पर्टिकुलर राज्य में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है, भारत का राष्ट्रपति उस राज्य में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है उस राज्य का शासन चलाने के लिए। इसके साथ ही साथ संसद को यह अधिकार होता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर स्वतंत्रतापूर्वक कानून बनाए। इसके बारे में मैंने बताया है आपको। अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं मैंने पहले बताया है, वह स्वतंत्रताएं भी
खत्म हो जाती है, जो व्यक्ति को ऑलरेडी भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त होता है खत्म हो जाता है। इसके अलावा भारत का राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का बंटवारा होता है, संसद द्वारा जो नियम बनाया गया होता है, उस नियम को भी स्थगित कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है। यह राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण संकटकालीन शक्तियां हैं। आइए आगे बात करते हैं। हम यह देखेंगे कि अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है, व्यवहार में किन राज्यों में आपातकाल की घोषणा किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहेंगे और आपने स्वयं देखा है कि जम्मू कश्मीर राज्य से लेकर के, उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर के, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, राजस्थान, नागालैंड, असम, तमिलनाडु, मिजोरम, गुजरात, इन सभी देशों में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा किया है। ठीक है, लगभग में सभी राज्यों में राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा किया है। आइए आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज महत्वपूर्ण याद रखने की बात यह है कि जब राज्यों में अनुच्छेद 356 के अनुसार आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है तो उसको खत्म कैसे किया जाता है। तो राष्ट्रपति जैसे आपातकाल की घोषणा करता है, वह एक उद्घोषणा के माध्यम से किसी राज्य में जहां आपातकाल की घोषणा ऑलरेडी है, वह घोषणा करके उस राज्य में आपातकाल को खत्म भी कर सकता है, वह उसका स्पेशल राइट है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 360 देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर भारत के राष्ट्रपति को यह संकटकालीन अधिकार प्राप्त है कि जब भी भारत के किसी भी राज्य में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, या यूं कहे कि पूरे भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाता है, आर्थिक मंदी छा जाती है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति को यह स्पेशल अधिकार है कि वह भारत में अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे। राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे देख पा रहे होंगे वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है तो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद होता है उससे इस आपातकाल की घोषणा को 2 माह के अंदर अनुमोदन कराना होता है। एक बार संसद वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा राष्ट्रपति करता है उसका अनुमोदन कर देता है तो वह अनंत काल तक जारी रह सकता है। अच्छा, अब यह चीजें महत्वपूर्ण है कि जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू हो जाता है उस समय राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, शक्तियां हैं, यह भी आप लोगों को जानना चाहिए।
तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनके वेतन में कटौती कर सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है, जो पैसे का बंटवारा होता है वित्त आयोग के माध्यम से, उसमें भी वह परिवर्तन कर सकता है और नया नियम बना सकता है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं, जो 6 स्वतंत्रताएं हमने आपको पहले बताया, सब खत्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ वह केंद्रीय संसद के माध्यम से यह भी सलाह दे सकता है कि राज्यों में जो विधानमंडल है वो जो धन विधेयक या वित्त विधेयक के बारे में जो कानून बनाती हैं, उसको कानून बनाने से पहले संसद के समक्ष उन सभी धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। एक चीज आपको यहां पे याद रखने की बात है, हमारे भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जब भी होती है, ठीक है, उस दौरान हम बार बार आपको बता रहे हैं कि सभी 6 स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में वर्णित है व्यक्तियों के, सब खत्म हो जाता है। लेकिन आप हमेशा यह याद रखिएगा कि अनुच्छेद 20 और 21 जीवन का अधिकार है, अधिकार। इसके अलावा अपराध, दोष, सिद्धि, संरक्षण, इन 2 स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के बाद भी कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से यह सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपातकाल के दौरान वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को बनाए रखती है। तो वह अनुच्छेद 20 और 21 है, हमेशा याद रखिएगा। एक चीज और महत्वपूर्ण चीज है, हम यह देखेंगे कि व्यवहार में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। हम यह कह सकते हैं नन, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं का मतलब यह है कि भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक नहीं की गई है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति को जो संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है उसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचना के तौर पे यह कहा जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है तो वह संवैधानिक तानाशाह बन सकता है, वह मनमानी करने लगेगा, ऐसा लोगों का कहना है। संघ शासन जो चलाया जाता है वह एकात्मक शासन में बदल जाएगा। इसके साथ ही साथ जो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता है वह भी खत्म हो जाएगी, यह भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्तियों को मूल अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात अनुच्छेद 19 में जो उनकी 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है वह भी पूरी तरीके से निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। इन आधारों पे राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की आलोचना की जाती है। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की आलोचना करते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने कहा है कि यह जो संकटकालीन का संवैधानिक उपबंध किया गया है इससे राष्ट्रपति संवैधानिक तानाशाह बन जाएगा। राष्ट्रपति का संवैधानिक तानाशाह बन जाना। आलोचना तो यह देखा जाए राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की आलोचना भी किया जाता है कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हो जाएगा, राज्यों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, राष्ट्रपति जैसे चाहेगा उस तरीके से नियम कानून को बनवाएगा और देश में लागू करवाएगा और अपनी इच्छा अनुसार वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी अधिकारी को आदेश दे सकता है, किसी का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह करा सकता है। तो इन आधारों पे यह आलोचना भी किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों की कुछ विद्वान समर्थन भी करते हैं। आइए देखते हैं समर्थन संकटकालीन शक्ति। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कहना है कि जो राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त है वह संविधान की जीवन साथी है। संविधान की जीवन साथी याद रखिएगा।
इसके अलावा एक विद्वान और है महावीर त्यागी। महावीर त्यागी का कहना है कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां जो है वह एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करती है। संकटकालीन शक्तियां सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करेंगे और संविधान की रक्षा करने में सहायता करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया। हम लोगों ने यह जाना कि भारत का राष्ट्रपति किस किस अनुच्छेद के माध्यम से भारत में अथवा उसके किसी एक क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और हम लोगों ने यह भी जाना कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति उस समय क्या क्या कर सकता है, अर्थात उसके क्या स्पेशल राइट हैं, यह जाना हम लोगों ने अच्छे से। हम लोगों ने यह भी जाना कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके संकटकालीन शक्तियों की आलोचना किन आधार पर की जाती है। हम लोगों ने यह भी जाना कि भारतीय राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का समर्थन किस आधार पर किया जाता है और कौन करता है। मैंने 2-3 कोटेशन भी बताया विद्वानों के अनुसार जो भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का समर्थन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज का लेक्चर राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के बारे में अच्छा लगा होगा। प्यारे साथियों, हमारा यह प्रयास है कि आपको सरल से सरल शब्दों में राजनीति विज्ञान के हर एक टॉपिक को डिस्कस करूं, जिससे आपको आने वाले CUET, UG और PG के एग्ज़ाम में सफलता मिल पाए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।